साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ इतिहास में पीछे की तरफ ले चलते हैं हम आपको और थोड़ी बहुत बातें बताते हैं जिससे आज का सिनेरियो जो है संबंधित रहता है। पहला तो हमलावर ही हम उसको कहेंगे या इस देश का एक तरह से षड्यंत्रकारी गद्दार भी कहेंगे। वो था पुष्यमित्र शुंग, जिसने धोखे से षड्यंत्र करके मौर्यों के राज्य को तहस नहस छिन्न भिन्न कर दिया और भारी अत्याचार किया। भारी उसने जो है कत्लेआम करवाया और मुसलमान और अंग्रेजों ने तो इतना कत्लेआम भी नहीं किया, आसानी से वो आ गए और उसने तो भारी कत्लेआम के पूरा जो है सिस्टम को तहस नहस छिन्न भिन्न करके उसने जो सिस्टम अपना लाया वो पूरी तरह से ढोंग पाखंड आडंबर पर आधारित था। वो पूरी तरह से मनमाना था, वो पूरी तरह से तर्कहीन था और वो पूरी तरह से असामाजिक था। उसके बाद जो है एक अराजकता की स्थिति देश में फैल गई। कुछ सालों तक उसने कोई 40-45 सालों तक उसने राज किया और एक छोटे से भाग पर राज किया, साकेत पर राज किया और बाकी जगहों में छोटे छोटे राजा पैदा हो गए और एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया, जिसके कारण बाहर से आक्रमणकारी आना शुरू हो गए। क्योंकि भनक तो लगी जाती है सारी चीजों की कि भारत में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कुछ न कुछ तो पता चले जाता है। तो बाहर के आक्रमणकारियों ने जब देखा देश कमजोर हो गया, एकता में नहीं है और आपस में एकता नहीं है, जो पुष्य शुंग मित्र को जिसका वो डिस्क्रेडिट जाता है, पुष्य शुंग मित्र एक ऐसा आदमी हुआ है इस देश में जिसने भारत को तहस नहस कर दिया, भारत का सत्यानाश कर दिया और भारत का जो मूल स्वरूप था उसको समाप्त कर दिया। सबसे बड़ा इतिहास में दोषी मैं पुष्य शुंग मित्र को मानता हूं और है। पुष्य शुंग मित्र के बाद जो भारत बिखरा और छोटे छोटे राजा पैदा हुए तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए। वो लड़ना शुरू कर दिए तो पहला जो है 7वीं-8वीं शताब्दी में ही समझ लीजिए मीर कासिम आया। मीर कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तुगलक वंश, कुतुबुद्दीन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, फिर मुगल आए। मुगल मुसलमान नहीं थे, मुगल एक वंश का या एक रेश का नाम है जो मुसलमान नहीं थे। मुगल आए, मुगलों ने यहाँ 1526 में बाबर आया और 1707 के बाद तक जो है वो मुगलों के वंशज राज करते रहे इस देश पर। अब आप जोड़ लीजिए 1526 से 1707 क्या मतलब और भी थोड़ा बहुत जोड़ लीजिए और देखिए कितने वर्ष आते हैं। मुगलों में यहाँ के रहने वाले सभी लोगों ने शादियां किया, कुछ राजपाट की वजह से, कुछ डर की वजह से, कुछ मुसलमान बनने की वजह से, तमाम कारण थे जो उसकी वजह से मुगलों में और यहाँ के रहने वालों में, हिंदू तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ के रहने वाले निवासियों में एक आपसी संबंध हुआ, शादी विवाह हुई और एक नया रेस एक तरह से पैदा हुआ। तो ये स्थिति थी। जोधाबाई का लड़का था जहांगीर, जो अकबर का औलाद था। इस तरह से ये कहना कि हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं और हम ये हैं और वो हैं, कतई सही नहीं है। क्योंकि फिराक गोरखपुरी ने भी कहा है कि कारवां आते गया हिंदुस्तान बसता गया। तो कारवां आता गया और हिंदुस्तान बसता गया तो उसमें न कोई ठाकुर था, न कोई ब्राह्मण था, न कोई कैस था, न कोई
पिछड़ा था, न कोई अगड़ा था, न यादव था, न मौर्य था। सब यहाँ के निवासी थे और सबका आपस में संबंध हुआ और उससे जो जात पैदा हुई, जो सशक्त हो गई, जो विद्वान हो गई, जो धनवान हो गई, जो कमजोर हो गई, उनकी अलग अलग जातियां बन गई या बना दी गई, या वो पेशे को अख्तियार कर लिए, उस पेशे की वजह से जातियां बन गई। तो कोई कहे कि मैं ठाकुर हूं तो कतई सही नहीं है, कोई कहे मैं ब्राह्मण हूं, वो भी नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। तो कोई वहां जाति नहीं थी, एक जातियां ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई, बन गई और वही आज तक चला आ रहा है और उसी में आपस में हम लड़ते भिड़ते रहते हैं। मुगलों का विरोध नहीं किया गया, मुगलों को यहाँ बसाया गया, यहाँ स्टेब्लिश किया गया, बाकी तो सब चले गए। लोधी वंश, ये वंश, वो वंश जो आए थे वो सब चले गए या छिन्न भिन्न हो गए या उसी में विलीन हो गए। कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई इतिहास इस संबंध में, पूरा इतिहास अंधकार में है, कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन क्या हुआ। लेकिन मुगल यहाँ बस गए, ये स्पष्ट है, और कई पुश्तों तक उन्होंने शासन किया। लेकिन मुगलों के बारे में यहाँ के लोगों ने जो है विरोध नहीं किया, उनको भगाया नहीं, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुगलों के यहाँ शादियां किया लोगों ने, कौन करेगा शादी? जो सक्षम होगा, जो धनाढ्य होगा, जो विद्वान होगा, जो समझदार होगा, वही करेगा ना। और तमाम आपको उदाहरण मिलते हैं जो मुगलों के यहाँ शादियां हुई है, इन ठाकुरों की, इन ब्राह्मणों की, बस बनियों की, तमाम लोगों की। और चूंकि उनके शासन का कोई विरोध नहीं हुआ तो आपस में सब मिक्स हो गए। और आज आप ये नहीं कह सकते कि हम ये हैं तो हम वो हैं, तो हम वो हैं। एक नहीं, अनेकों शादियां हुई मुगलों से और यहाँ के रहने वालों में। उनको मैं हिंदू नहीं कहता। हिंदू कोई कौम नहीं होती, हिंदू कोई जात नहीं होती है। जात होती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और तमाम जो है जातियां हैं इस देश में, जिनको बनाया गया कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ सामाजिक कारणों से, कुछ धार्मिक कारणों से ये जातियां अपने आप बन गई या कुछ बनाया गया। परंतु मुगलों का कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि मुगलों का शासन करना था, मुगलों को यही रहना था। तो उन्होंने कहा कुछ तुम्हारी कुछ हमारी। ये एक उच्च वर्ग ने समझौता किया कि कुछ तुम्हारी कुछ हमारी। भाई शासन तो ऐसे ही किया जाता है। और आज अगर आप कहते हैं कि मैं ठाकुर हूं और राणा संगा का हूं, खानदान और ये है और वो है, कहीं कोई कुछ नहीं है। ये तो आप एक जबरदस्ती का झंडा लेकर के चल रहे हैं। आप इतिहास के पन्ने पलटिए और देखिए कहां से ठाकुरों की उत्पत्ति हुई है, कहां से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और कहां से किसका उत्पत्ति। आप मनगढ़ंत जो है पोथी पत्रा लिख दीजिए, मनगढ़ंत जो है देवता बना दीजिए, देवी बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, उससे जातियां जस्टिफाई नहीं होती। या पुराण लिख दीजिए, उपनिषद लिख दीजिए, कहीं कुछ नहीं। ये सब तो आपने जो चाहा सो लिखा। अब आगे चलते हैं कि अंग्रेजों का विरोध बहुत हुआ। आपने किया अंग्रेजों का विरोध और लोगों ने किया अंग्रेजों का विरोध। अंग्रेजों में कोई शादियां नहीं किया आपने, कोई जात पात नहीं होती अंग्रेजों में, कोई चीज भेदभाव नहीं होता है। वो आदमी है तो आदमी है। अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेजों का आपने भारी विरोध किया। क्यों किया? अंग्रेजों ने इस देश में सुधार किया। अंग्रेजों ने आपके मनमानापन को, आपके कुरीतियां जो बनाई थी, आपने ढोंग पाखंड आडंबर जो गढ़ा था, उसका विरोध किया। क्योंकि वो शिक्षित थे, वो जानकार थे, वो समझदार थे और उन्होंने इसको समझा कि ये मानवता के खिलाफ है। तमाम अधिनियम बना करके उन्होंने शूद्रों को, आपने कहा शूद्र पैसा नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो सबसे कमजोर थे। सबसे कमजोर आदमी को आपने और कमजोर किया और दबाया। फिर उन्होंने 1795 में अधिनियम बना करके शूद्रों को
संपत्ति रखने का अधिकार दिया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना करके अंग्रेजों ने न्यायिक प्रक्रिया को ठीक किया। मुगलों ने कुछ नहीं किया, न्यायिक प्रक्रिया को ठीक किया। न्यायिक प्रक्रिया में ये था कि एक वर्ग को सजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो पुष्य शुंग मित्र ने ही ऐसा व्यवस्था कर दी थी, वो तो बेईमान के सिमगाद में था, तो एक सजा नहीं दी सकती। उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बना करके न्याय व्यवस्था को समानता के ऊपर आधारित किया और उन्होंने इसी के अंतर्गत 6 मई 1975 को ब्राह्मण सामंत नंद कुमार को बंगाल में फांसी की सजा दी गई, जबकि पहले कोई फांसी नहीं होती थी। 1804 में अधिनियम बना करके अंग्रेजों ने भ्रूण हत्या पर रोक लगाई। लड़कियों को आप या तो गर्भ में ही मार डालते थे, या अगर किसी तरह से पैदा हो गई तो उसके तालू में, अंदर जीभ के ऊपर तालू में अफीम चिपका करके और माँ के स्तन पर धतूरा का लेप करके आप लड़कियों को मार डालते थे, क्योंकि लड़कियों से आपको नफरत था। उस कानून को भी उन्होंने खत्म किया। आप देखिए कितने मानव थे, कितनी मानवता थे आपके अंदर, और कितने आप समझदार थे। 1813 में कानून बनाकर अंग्रेजों ने सबको शिक्षा का अधिकार दिया, जो शिक्षा के अधिकार पर भी आपने बंदिश लगा रखी थी। जो द्रोणाचार्य का किस्सा और एकलव्य का किस्सा जो आप सुनते हैं, वो इसका देन था। उस पर भी उन्होंने जो है रोक लगा करके और शिक्षा का अधिकार सारे जातियों, सारे शूद्रों को, सभी लोगों को दिया। 1813 में ही दास प्रथा का उन्मूलन अंग्रेजों ने किया कानून बना करके। यहाँ दास दासियां सब्जी और दूध दही की तरह से बिकते थे बाजारों में, और दासों का बाजार लगता था 6वीं शताब्दी में, और बाजार लगने के में मोल भाव होता था कि ये इतने दिन में दीजिए, इतने में दे दीजिए, इतने में दे दीजिए, और पूरी जिंदगी उसका शोषण होता था, उसको दास बना के रखा जाता था। ये आपने किया, उसको अंग्रेजों ने समाप्त किया। 1817 में समान नागरिक संहिता बनाया अंग्रेजों ने, और उसके तहत जो भेदभाव था, जातिगत भेदभाव था, उसको समाप्त किया। 1819 में अधिनियम 7 द्वारा दलितों और पिछड़ों के स्त्रियों को शुद्धिकरण का जो था कि वो शादी करके आएगी तो 3 दिन या 5 दिन जो है ब्राह्मण के घर रहेगी, वो शुद्धिकरण के नाम पे किया जाता है, तो उसका भी समाप्ति किया। 1830 में ही नरबली प्रथा जो है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती थी या कोई बड़ा निर्माण कार्य होता था, उसमें शूद्रों को पकड़ करके बलि दी जाती थी, उसको भी समाप्त किया। 1833 में कानून बना करके सरकारी सेवा में जो भेदभाव किया जाता था जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको भी समाप्त किया। 1834 में विधि आयोग का गठन करके नियम कानून, न्यायिक संहिता बनाया उन्होंने, और उससे जाति, धर्म, वर्ण और व्यवस्था क्षेत्र की भावना को से ऊपर उठ करके उस आयोग ने काम किया। 1835 में शूद्रों के प्रथम पुत्र को गंगा दान कर दिया जाता था, या उसे गंगा में फेंकवाया जाता था, उसका भी इन कानून बनाकर अंग्रेजों ने समाप्त किया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति में पूरे तरह से आमूलचूल परिवर्तन किया और स्कूल बना करके सब लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, और सब लोग जो है शिक्षा ग्रहण करने लगे। भले वो बहुत कम थी व्यवस्था, भाई उनकी भी सोच अलग थी, उनको भी शासन करना था, तो लेकिन उन्होंने ऐसा किया, पहले शिक्षा से तमाम जातियों को वंचित रखा जाता था। 1829 में जो विधवाओं को जलाया जाता था, जिसको सती प्रथा कहते थे, उसका समापन किया, उसको समाप्त किया। देवदासी प्रथा को भी अंग्रेजों ने नियम कानून बना करके उसे समाप्त किया। ब्राह्मण मंदिरों में दलित और गरीब लोगों के छोटी कन्याओं को साफ सफाई के नाम पर देवदासी बना देते थे और उसका शोषण करते थे।
हर तरह का शोषण करते थे, दैहिक और ये, और उनके साथ वो जो है बलात्कार भी करते थे। उसको भी कानून बना करके अंग्रेजों ने समाप्त किया। 1854 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय स्थापित करके 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। ये सब रिफॉर्म, सुधार कार्यक्रम है और इससे शिक्षा का स्तर बड़ा। जो इंग्लैंड में पढ़ने जाते थे वो सक्षम लोग ही जा सकते हैं, आज भी है वही स्थिति। 1860 में इंडियन पेनल कोड बनाया उन्होंने, और जो जाति के आधार पर सब सजाएं दी जाती थी, कानून बनाए जाते थे, चलाए जाते थे, वो सब समाप्त हो गया और सबको समान जो है रूप से न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है कार्रवाई होने लगी। 1863 में कानून बना करके चरक पूजा पर रोक लगाया अंग्रेजों ने। उसके अंतर्गत ये था कि कोई आलीशान बिल्डिंग बनती थी, पुल बनता था या इस तरह से कोई चीज बनती थी तो उसमें शूद्रों को पकड़ करके दीवार में या उसमें चुनवा दिया जाता था। इस तरह अंग्रेजों ने अनेक समाज सुधार किया जो समाज के उच्च वर्णों को सूट नहीं करता था, जो समाज के उच्च वर्णों के मानसिकता के विरुद्ध था। और क्योंकि यहाँ का उच्च वर्ण जो सक्षम वर्ण है वो अमानवीय कार्यों में संलिप्त था और उसकी रुचि जो है अमानवीय कार्यों में थी। उनके यहाँ एक दलित और पिछड़ों के साथ खुल के अत्याचार होता था, मनमानी होती थी। जो जैसे उसने कह दिया सक्षम लोगों ने कि यही होना है तो वही होता था। इस तरह देश जो है सदियों तक गुलाम रहा। और मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर गांधी को उस अंग्रेज ने उनका सामान उठा करके अफ्रीका से भारत आते वक्त फेंका ना होता तो शायद ये देश आज भी गुलाम रहता। पर गांधी के अंदर एक जज्बा जागा, एक अपमान लगा उनको कि हमारे पास वैली टिकट है और हम जो है इंटाइटल है फर्स्ट क्लास में यात्रा करने के लिए, लेकिन गुलाम होने की वजह से उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। उनके अंदर एक जज्बा आया, फिर वो लगे रहे और लगे रहे तो ये देश आजाद हुआ। परंतु हम तो यही कहेंगे कि अंग्रेज अपनी औलाद छोड़ गए। जो आज भी कहा जाता है कि आज़ादी जो है 1947 में नहीं 2014 में मिली, 2024 में मिली। आज भी वो मानसिकता खत्म नहीं हुई है और वो मानसिकता बरकरार है। समय मिलने की बात है, अगर समय मौका मिल गया तो मानसिकता फिर जो है वापस आ सकती है और दलित और पिछड़े ये रसातल में जा सकते हैं। इनका पूरी तरह से शोषण हो सकता है और पूरी तरह से इनको अपमानित जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये मैं खुल के कह रहा हूं क्योंकि वो मानसिकता है, उसमें किसी का दोष नहीं है, वो उसकी मानसिकता है। जैसे किसी का टेस्ट होता है हम दही नहीं खाएंगे, कोई कहता है मुझे दही हर रोज चाहिए, कोई कहता है मुझे घी से एलर्जी है, कोई कहता है मुझे घी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक मानसिकता है, एक प्राकृतिक चीज है जो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग है और हर व्यक्ति अलग है। तो कुछ लोग इस देश में आज भी पुरानी मानसिकता के जिंदा हैं, मानसिकता लिए हुए जिंदा हैं और आज भी वो बात चल रही है। आप समाज में देख रहे हैं, ये आप जानते हैं कि इस देश में अनपढ़ों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इस देश में दलितों के और पिछड़ों की दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या है। इस देश में औरतों की कितनी दुर्दशा है, वो पहले भी थी, पहले इससे ज्यादा थी। अंग्रेजों ने उसको वो किया। एक और किस्सा आपको सुनाए। पेशवाज का शासन था महाराष्ट्र में और पेशवा इतने क्रूर थे कि वो स्तन टैक्स तक लगाया था। स्तन टैक्स का मतलब ये था कि अगर ब्लाउज पहनेगी दलित की औरत तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। कितना घृणित, कितना नीच निर्णय था
और अगर ब्लाउज नहीं पहनती है तो उसे अपने आंचल से ही अपना स्तन ढकना पड़ेगा। एक दलित औरत का स्वाभिमान जागा और उसने अपना जो है स्तन काट करके अंग्रेज अफसर के पास भिजवाया और उसी दिन उसने आदेश कर दिया कि कोई ब्लाउज टैक्स नहीं लगेगा। पराकाष्ठा है, शर्म की पराकाष्ठा है, अमानवता की पराकाष्ठा है और इस देश की अस्मिता की पराकाष्ठा है। और ये पेशवा वही भट्ट और वो बेन इजराइल से आए हुए लोग थे जो अब हम आजकल क्या कहें आप सब जानते हैं। पेशवा ने पिछड़ों और दलितों के शिक्षा का विरोध किया। अंग्रेजों ने उसको बढ़ावा दे करके ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों दंपति थे, दोनों ने मिल करके पिछड़ों और दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और अंग्रेजों ने उन्हें सहायता दी और शिक्षा का प्रचार प्रसार में योगदान दिया। लेकिन इन पेशवाओं ने उन्हें इतना परेशान किया कि उनके सामने दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया। आज फिल्म बनी है ज्योतिबा फुले पर, हमने फिल्म नहीं देखी, अभी रिलीज हुई कि नहीं है इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसका विरोध किया जा रहा है। तो ये मानसिकता जो गिरी हुई मानसिकता है समाज के अंदर आज भी वर्तमान है। रामजी लाल सुमन कोई दलित नेता है, उनके एक शब्द कहने पर आप इतिहास खोजो ना, आप इतिहास में अगर वो नहीं मिलता है तो आप उस चीज को करिए। तो आज अराजकता जो है फैलाई जा रही है। कुछ रुग्ण मानसिकता के लोग, कुछ बीमार मानसिकता के लोग, कुछ अस्पष्ट मानसिकता के लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आप जानते हैं यहाँ अनपढ़ों की सबसे ज्यादा सत्ता है। आपको वक्फ बोर्ड, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ये दिखाई देता है और इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है, जबकि अशिक्षा मुंह बाए खड़ी है। शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ शिक्षित है ही नहीं। मर्द तो मर्द, औरतें भी नहीं है शिक्षित। लेकिन आप ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं, आप मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं, वक्फ और फला में लगे हुए हैं और धर्म के नाम पर जो है आप ढोंग पाखंड आडंबर बुरी तरह से फैला रहे हैं। यह देश के साथ बहुत ही अत्याचार है, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। इस देश का अपमान कर रहे हैं आप और इस देश के लोगों का, देश में लोग ही तो होते हैं और ये जनता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जनता चूंकि अज्ञानी है, कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं इसके समझ में आता है। भ्रष्टाचार जो है आज चरम पर है। आप खुद हैं और दूसरे भी हैं, उस भ्रष्टाचार को भी आप सपोर्ट दे रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में ले लीजिए, राजनीति में ले लीजिए, प्रशासन में ले लीजिए, विधायिका में ले लीजिए, मीडिया में ले लीजिए, हर तरफ भ्रष्टाचार है, वो आपको दिखाई नहीं देता। गलत धर्म, अनैतिक धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उस पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और तमाम तरह के व्यतिक्रम हैं, और वो आपको नहीं दिखाई देता। और यहाँ की जनता तो अत्याचार सहने की आदी है। यहाँ की जनता मूर्ख है, अज्ञानी है, इसलिए आपकी फिलॉसफी जो है फैल रही है। परंतु ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये पुष्य शुंग मित्र वाला स्थिति अगर आ गई तो ये देश फिर गुलाम होगा और अब की गुलाम होगा तो बहुत दिनों के लिए गुलाम होगा। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज जिस तरह से आप शिक्षा का सत्यानाश कर रहे हैं, जिस तरह से आप अंधकार फैला रहे हैं, वो असहनीय है और इसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। वक्फ ठीक है, वक्फ आप कर रहे हैं, मंदिरों का भी करिए, पर आपकी टेक्नोलॉजी है,
संवैधानिक पद पर बैठ करके लोग कह रहे हैं कि इतनी बार तो आप जो है भगवान भगवान करते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। संवैधानिक पदों पर बैठ करके कह रहे हैं कि राम क्षत्रिय थे और उसी वंश के हम भी हैं। कौन कहता राम क्षत्रिय थे? कहां है उसका प्रूफ? और अगर प्रूफ है भी तो क्या मतलब है? ये क्षत्रिय वंश ही यहाँ रहेगा, ब्राह्मण ही यहाँ रहेगा, पिछड़े ही यहाँ रहेंगे, दलित ही यहाँ रहेंगे, कोई एक नहीं रहेगा, सब रहेंगे और सब भारतीय हैं। न कोई यहाँ क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई पिछड़ा है, न कोई अगड़ा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन आप भी डूबेंगे और हम तो डूबेंगे, हम तो डूबे ही हुए हैं। और नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे। गुमराह करने में, भ्रम फैलाने में भी आपका कोई सानी नहीं है। ऐसी स्थिति है। हम 6ठी शताब्दी में जा रहे हैं, त्रेता युग में जा रहे हैं। 6ठी शताब्दी का किस्सा एक बताया था। कलिंग सेना एक लड़की थी गांधार की, राजा की लड़की थी, 24 साल की उम्र में। और यहाँ प्रसन्नजीत जो है वो साकेत का राजा था जो 70 साल का था। और शादी हुई धमका करके कि गांधार पर आक्रमण कर देंगे, तो उसने अपने बेटी की शादी जो है प्रसन्नजीत जो 70 साल का था, 24 साल की लड़की थी, 70 साल का लड़की क्या थी, राजकन्या थी, राजकुमारी थी, शादी कर दिया। क्या हुआ? बिंडूम उसका लड़का जो उस समय 35 साल का था, जो शाक्यों की दासी से उसकी शादी हुई थी। और शाक्यों ने कहा हमारी रक्त शुद्धि है और प्रसन्नजीत जो है कमजोर रक्त का है, हमसे मतलब हमारा शुद्ध रक्त है और वो अशुद्ध रक्त का है, और उस दासी से शादी कर दी। शाक्यों उसने प्रसन्नजीत के अलग प्रकरण है, ये कभी हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे। 18 साल की लड़की को जो अनाथ थी, जबरदस्ती उसको जो है नगर वधू बना दिया गया वैशाली में, और उसे एक पद भी दे दिया गया जनपद कल्याणी का। क्या क्या आपने किया है पीछे, और उसका परिणाम आप भुगत चुके हैं, और फिर आप वही रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण काल है, स्थिति है और सोच है। ये देश ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? आज पूरे दुनिया में भारत की कोई स्थिति नहीं है, कोई वही नहीं है। इससे अच्छी तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के टाइम में था, जब निक्सन का सेक्रेटरी जो हेनरी किसिंगर था, उसने कहा मैं उस महिला से नहीं मिल सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है मिलने की। ऐसी स्थिति है। आज आपके आदमी जो है हथकड़ी बेड़ी लगा करके जो है भेजे जा रहे हैं भारत में, और आप खुश हैं। तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस रवैया में सुधार होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। और ये वक्फ बिल होता रहेगा, ये मंदिर मस्जिद होता रहेगा, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। नोटबंदी का हश्र देख चुके हैं लोग, और तमाम आपके जुमले और झूठ और 15 लाख और जाने क्या क्या है वो सब देख चुके हैं। पब्लिक यहाँ अज्ञानी है। पब्लिक को मैं यही कहता हूँ, आपके पास अगर वोट का अधिकार है तो आप सही वोट का इस्तेमाल करिए और सरकारों को फेंटते रहिए। एक बार से ज्यादा दोबारा दूसरी सरकार ले आइए और सरकार को वो रखिए। आप सिस्टम सजेस्ट करिए सरकारों को कि आप इस सिस्टम पर काम करेंगे, मजबूर करिए सरकारों को। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्या हो रहा है समाज में, कैसे हो रहा है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस देश को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये देश बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। तो इस देश को बचाइए, इस देश के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है इस पर तत्परता से सोचिए, कार्रवाई करिए, और एक बार से दोबारा सरकारों को मत बनने दीजिए, चाहे किसी की सरकार हो। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय नेहरू, जय अम्बेडकर।